तो देखिए, कल मैंने आपको एक हल्का-सा समराइज़ कर लेते हैं, जो भी पढ़ा है हमने। हमने चर्चा करी है लोकतंत्र पे और लोकतंत्र की जो बेसिक डेफ़िनेशन है, वो है कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, राइट? परंतु सिर्फ़ इसी धारणा से हम ये नहीं कह सकते कहीं पर लोकतंत्र है। जैसे हमने पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल देखा था, जहाँ पर हमने देखा है आपके सामने पिक्चर में कौन है? ये पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है आपको, कौन है ये? मुशर्रफ। मुशर्रफ साहब, है ना? तो मुशर्रफ साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया था अगर आपको याद होगा, इन्होंने मिलिट्री रूल ले आए थे ये। फिर आगे चल के इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति कहलवाया। फिर आगे चल के इन्होंने चुनाव से पहले संविधान में संशोधन कर दिए और उस संविधान में संशोधन करके इन्होंने जो व्यवस्थापिका होती है, यानी कि जिसे आप लेजिस्लेटिव कहते हैं, उसको एक रियल हेड नहीं बनाया, केवल नॉमिनल हेड बना दिया। और रियल हेड कौन बन गया? आर्मी। रियल हेड आमिर। कौन बन गई थी? आर्मी। फिर उसके पश्चात इन्होंने चुनाव कराए। अब मुझे बताइए, यहाँ पर ये चुनाव करा रहे हैं और बिल्कुल फेयर चुनाव करा रहे हैं। फिर भी आप बताओ, रियल पावर किसके पास है? आर्मी। मिलिट्री के पास। तो अब फेयर चुनाव करा के क्या कोई फ़ायदा होगा? क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? नो बिल्कुल भी सर। नहीं, ठीक है? चलिए, आगे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट है चाइना वाला देखो। ये चाइना की संसद है और क्या मुझे सिर्फ़ चाइना की संसद के नाम याद रखना है? बिल्कुल नाम याद रखना है। तो इस चाइना की संसद को क्या कहते हैं? क्वांगो, रेनमेन, दाइबियाओ, दाहुई। अब इसका उच्चारण में हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, पर हमसे कोई उच्चारण, प्रोनंसिएशन कोई नहीं पूछने वाला। बस आपने थोड़ा ये याद रखना है, कभी-कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है? जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, राइट? तो ये आपने सिर्फ़ किससे याद करना है? जैसे हमारे उसमें कानूनगो होता है, आपने सुना है कानूनगो? यस सर। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं ना, पटवारी के साथ एक कानूनगो होता है। तो वैसे ही कानूनगो से याद रखना है, मैंने हमेशा इसको ऐसे याद किया है। और वैसे ही चाइना की जो लेटेस्ट करेंसी है, वो कौन-सी है? रन। रेनमिनबी। यस और नो? पहले चाइना की करेंसी हम येन कहते थे, येन, पर आपको पता ही है, चाइना ने अपनी करेंसी को कहीं न कहीं उसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा है? रेनमिनबी। तो यहाँ पर रेनमिन आ रहा है, यस और नो? क्लियर हो गया? और इनकी रेन में अगर मैं बी जोड़ दूँ, तो मेरी करेंसी बन जाएगी चाइना की, सॉरी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ यस सर। पर अब फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो आप आंसर नहीं दे पाएँगे, पर अगर आपने लक्ष्मीकांत के साथ इसे पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे पाएँगे, राइट? तो यहीं पर आप लोग अगर कॉपी पेन है तो आपके पास कुछ कंट्रीज़ के नाम दे रहा हूँ, उनकी आपको पार्लियामेंट का नाम पता होना चाहिए। यूएसए, यूएसए में क्या कहते हैं? कांग्रेस, सेनेट। कांग्रेस, कांग्रेस। कांग्रेस। यूके में कांग्रेस। पार्लियामेंट। 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 तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग इसको फटाफट लिख लीजिएगा। अभी मैं इसमें चर्चा नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। जो मैं लिख रहा हूँ उसको अपने घर में तैयार कर लेना है। यूक्रेन, चाइना और जो भी हमारे ऐसे देश हैं, जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और नेपाल के बारे में तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, नेपाल का संविधान नया बना था, राइट? और नेपाल का संविधान कब से लागू हुआ है, कब से एग्ज़ीक्यूट हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसमें रिसर्च करेंगे और नोट्स बना लेंगे अपने, ठीक है? सिंपल सा, ठीक है क्वेश्चन है ये। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात पे? यस सर। आपने आपने नेपाल के संविधान के अंदर नहीं जाना है। आपने बस नेपाल का संविधान बस ये देखना है कि वो कब एग्ज़ीक्यूट हुआ। गॉट इट? चलिए, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। यानी कि यहाँ पर एक राजनीतिक दल है, जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। उसके पास अथॉरिटी है कि वो राष्ट्रपति को चुन सकता है। अब देखो, इसकी तुलना जब तक नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। हमारे वहाँ क्या दिखता है? हमारे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। हमारे वहाँ तो ये दिखता है कि भैया राष्ट्रपति के तो चुनाव है हमारे वहाँ डायरेक्ट। आई थिंक किसी ने जॉइन किया है, एक सेकंड। जितना तुलना करके पढ़ेंगे उतना हमें समझ में आएगा, हमारा संविधान भी रिवाइज़ हो जाएगा। मनीष, ऑलवेज़ लेट। मनीष, जय हिंद सर जी। जय हिंद, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी, हाँ जी सर। गाड़ी में तो नहीं हो? नहीं सर, घर पे हूँ। अरे क्यों नहीं हो यार? गाड़ी में होना चाहिए था तुम्हें, ठीक है? नहीं, नहीं। चलिए, आगे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो हम ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, इस पे एक तुलनात्मक तरीके से इसे समझेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे वहाँ राष्ट्रपति और पार्लियामेंट का राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कोई संबंध नहीं है कि भैया सिर्फ़ पार्लियामेंट ही प्रेज़िडेंट को चूज़ करेगी। सिर्फ़ पार्लियामेंट, सिर्फ़। ऑल्दो ये बात सत्य है कि हमारे इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मानते हैं ना ये बात? प्लस यस सर। प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ एंड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज़। टेरिटरी। आप सभी ने संविधान पढ़ा ही है, तो देखिए इस बहाने रिवाइज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का पार्लियामेंट ये संविधान का भी मैं साथ-साथ में रिवाइज़ कराऊँगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन शामिल होता है एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते ही हैं, सारे के सारे सदस्य होते हैं, चाहे वो एमएलए हैं या एमपी है, पर वो निर्वाचित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इलेक्टेड। इलेक्टेड। निर्वाचित, ठीक है? और जो लोग मेरे इंग्लिश मीडियम के हैं, याद रखेंगे इलेक्टेड को निर्वाचित कहते हैं, नॉमिनेटेड को मनोनीत। और आप लोग लिखते रहिएगा जो इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है? ज्योति जी यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद और विधायक भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन है, क्योंकि हम कहते हैं ये दोनों ही क्यों पार्ट लेते हैं? ये दोनों ही क्यों पार्ट लेते हैं? कोई मुझे बताएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद और विधायक, दोनों को क्यों रखा गया है? राष्ट्रपति तो केंद्र में बैठता है, तो सिर्फ सांसदों को ही रखना चाहिए था ना? तो कौन मुझे आंसर देगा कि इसमें विधायकों को क्यों जोड़ा गया है? विधानसभाओं को क्यों जोड़ा गया है? कौन देगा इसका आंसर? मेरा प्रश्न समझे सर। आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। अक्षिता जी बताइए। सर इसमें जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था हाँ कि जी, सिंस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, जी, तो वो सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। इसीलिए इनके इलेक्शंस में जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को भी लेना चाहिए। ओके, गुड। देखिए इसका जैसे इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर देता हूँ एक सिंपल वे में। आपके आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? पढ़ के बताइए आप में से कोई? देयर शैल बी
There shall be a president of India. प्रेसिडेंट, ये लिखा है ना? मानते हैं सब लोग? Yes, sir. और इसको ये एक आर्टिकल होता है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं ना, डेफिनिट और इंडेफिनिट, है ना? तो ए को हिंदी में क्या कहेंगे? एक। तो भारत का एक ही राष्ट्रपति है। ऑल्दो हमारे वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, जिसमें आपको 2-2 सरकारें दिखती हैं, जो अपने में संप्रभु होती हैं, सोवरेन होती हैं, राइट? परंतु हमने क्या रखा है, राष्ट्रपति को एक ही रखा है। अगर राष्ट्रपति को एक ही रखा है, तो वो केंद्र का भी एक ही राष्ट्रपति होगा और वही राष्ट्रपति राज्यों का भी तो होगा, है ना? तो इसी कारण हमारे जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्या मैं समझा पाया? और कीवर्ड क्या है आपके लिए आर्टिकल 52 का? इंग्लिश वालों के लिए, एक हिंदी के लिए। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? यस सर। चलो, अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तो यहाँ से इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत की स्थिति ऐसी है कि पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँगा, तो कभी आपसे पूछेगा पार्लियामेंट क्या है, तो आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तभी वो संसद पूरी होगी। कभी-कभी आपने देखा होगा लोकसभा, राज्यसभा को भी लोग पार्लियामेंट कह देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का होना माफ़ करना, प्रेसिडेंट का होना भी अनिवार्य है। तो यानी कि भारत के हिसाब से पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि केवल पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, केवल पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है या कोई पर्टिकुलर पार्टी डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट कौन होगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु वहीं चाइना में देखो, राष्ट्रपति को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जो वहाँ की पार्लियामेंट। क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? कन्गो, ये जो हमने चर्चा करी थी, इसका इंग्लिश वर्जन क्या कहलाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है? तो वहाँ पर ये सारी की सारी पावर किसको दे रखी है? नेशनल पीपल कांग्रेस को। और वहाँ पर प्रांतीय जो सरकारें हैं, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या मैं समझा पाया ये बात आपको? यस और नो? Yes, sir. चलिए, आगे बढ़ते हैं। और इस जो इनकी पार्लियामेंट है, मैं इनकी पार्लियामेंट ही बोलूँगा। यहाँ लगभग कितने मेंबर्स हैं? 3000. और हमारे वहाँ कितने हैं टोटल अगर देखा जाए तो? राज्यसभा के कितने हैं? 245. 245. और हमारी लोकसभा के 583. टोटल कितने हैं? 788. और इनके देखो, ठीक है? तो इस हिसाब से हमें पता चल रहा है इनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? क्या मैं कह सकता हूँ हमसे 4 गुना ज़्यादा हैं ये, लगभग 4 टाइम्स, है ना? अगर हम Yes, 700 sir. मान लेते हैं, तो 7 4 जा 28, ठीक है? तो अपने मीन्स में ये आप बातें डाल सकते हैं, ठीक है? उनकी जो पार्लियामेंट का साइज़ है, वो हमारी पार्लियामेंट से 4 गुना अधिक है। और इनमें क्या होता है, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, यानी कि इनके कुछ मेंबर्स को अधिकार दिया है कि आर्मी वाले उसे इलेक्ट करेंगे। क्या हमारे वहाँ ऐसा नियम दिखता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। हमारे वहाँ अगर पावर दे रखी है, तो वो प्रेसिडेंट को दे रखी है। किसको दे रखी है? प्रेसिडेंट को। वो 12 मेंबर चूज़ कर सकता है कहाँ से? एलएएस से, ठीक है? एग्ज़ैक्टली वो प्रेसिडेंट भी नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 74 जब एक्टिव होगा, तो एग्ज़ैक्टली एलएएस को चूज़ करने की पावर असल में किसको है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? ठीक है. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारत की देखो, भारत में क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है? कि भारत में अगर राज्यसभा में 12 सदस्यों को लिया भी जाता है, तो उसको लेने का अधिकार असल में लोगों के पास ही है, हम लोगों के पास ही है। गॉट इट? ऑल्दो हम कहते हैं अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, पर रियल पावर किसके पास होती है? लोगों के पास। क्या मैं समझा पाया? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर्मी का कोई भी हस्तक्षेप हमारे वहाँ नहीं होता, पर चाइना में होता है। ठीक है? और आगे क्या है? बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़, यानी कि इसको आप समझ लो, यहाँ की जैसे बीजेपी बन चुकी है ना आज, तो यानी कि किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है, तो उसको किसकी सहमति चाहिए पहले? बीजेपी की। समझ लो किसकी क्या सहमति चाहिए? बीजेपी। पर ऐसा होता है क्या? हमारे वहाँ तो इतनी अच्छी खूबसूरती है कि आप निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं। मानते हैं ये बात? यस एक और बार नो? लास्ट वाला रिपीट एक बार रिपीट कर दोगे दोबारा लास्ट हाँ, वाला? मैंने ये बोला, ये जो आपको पार्टी दिख रही है, इसको आप तुलना कर सकते हो भारत की बीजेपी से। टेक एन एग्जांपल। अब भारत के हिसाब से समझो, अगर किसी को चुनाव लड़ना है, चाहे उसने दूसरे पार्टी से ही लड़ना है या चाहे उसने इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय निर्दलीय लड़ना है, तो वो किससे अप्रूवल लेगा? बीजेपी से। क्या बीजेपी से अप्रूवल लिया जाता है भारत में? नो सर. है ना? तो व्हाट आई मीन टू से, वहाँ पर सारा दबदबा किसका है? कैंडिडेट को अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? चाइनीज़ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी. पार्टी से। क्या मैं समझा पाया ये बात? अच्छा, यहीं से मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या बीजेपी एक कम्युनिस्ट पार्टी है? बताइए, क्या बीजेपी एक कम्युनिस्ट पार्टी है? नो सर. ओके, चलो इसमें बाद में चर्चा ज़रूर करेंगे, मुझे याद दिला देना ये वाले क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ओनली दोज़ हू आर मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या उससे जुड़ी हुई जो सब पार्टीज़ हैं, है ना? जैसे होता है ना बीजेपी के साथ कोई छोटी-मोटी पार्टीज़ भी जुड़ी होती हैं, इसीलिए आपने सुना होगा एक वर्ड एनडीए, सुना है ना? एनडीए जो एक अलायंस है, ये एक पार्टीज़ यानी कि राजनीतिक पार्टियों का एक ये ग्रुप है, जिसमें सबसे सुपीरियर कौन-सी है? बीजेपी। और इसके अलावा भी इसमें काफ़ी पार्टीज़ हैं, तो सभी ग्रुप में क्या कहलाती है? एनडीए। इसीलिए आज के समय में आप देखते हैं कि हम कहते हैं बीजेपी की सरकार नहीं है, हम कहते हैं किसकी सरकार है? एनडीए. एनडीए की, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत कहाँ है, राइट? तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी दिख रही है, इसमें और सब पार्टीज़ भी हैं, छोटी-मोटी पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर वही मेंबर खड़ा हो सकता है, या तो वो खुद एक कम्युनिस्ट पार्टी का हो, या वो छोटी-मोटी जो उनकी 8 पार्टीज़ हैं, उससे रिलेटेड हो, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये इलेक्शन एक ये हमें मिला है एग्ज़ाम्पल किसका? जब चुनाव हुए थे चाइना में 2002 और 2003।
तो इन चुनावों में हमें क्या दिख रहा था, जितने भी प्रत्याशी खड़े थे, वो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे या वो इससे जुड़े हुए जो छोटी-मोटी पार्टी थी, 8 पार्टियाँ थी, उससे संबंधित थे। और इसीलिए आज तक हमें क्या दिखता है कि वहाँ पर चाइना में जब भी सरकार बनी है, वो किसकी बनी है? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है? अब देखिए, ये तो चाइना का हो गया। अब चाइना के बाद हम मेक्सिको में जाने वाले हैं, पर मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्या आप कहेंगे चाइना में इलेक्शन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? इलेक्शंस। पर यहाँ पर आपको फेयर इलेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं पर नहीं पढ़ा ये लोग बंदूक लेके पहुँच जा रहे हैं। यानी कि इलेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं, फेयर इलेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं, पर दिखा क्या नहीं रहा है हमें, क्या नहीं दिख रहा है, वो है फ्री। फ्री नहीं दिख रहा है, फ्री इलेक्शंस नहीं दिख रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है, मानते हैं ना ये बात? इनको अप्रूवल चाहिए, तभी ये इलेक्शन में खड़े होंगे, तो फ्री नहीं दिख रहा है। तो क्या इस सिस्टम को मैं डेमोक्रेटिक बोलूँगा? नो सर। No, sir. क्योंकि इलेक्शन क्या होते हैं, फ्री और फेयर। फेयर। Fair. तो यहाँ से याद रखिएगा, ये आपके प्री में भी बहुत काम आएगा डेटा और मेंस में तो बहुत काम आने वाला है। ज्योति जी यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए मेक्सिको। देखो मेक्सिको की जैसे यहाँ पर हमने कम्युनिस्ट पार्टी देखी है चाइना में, वैसे ही मेक्सिको में कौन-सी पार्टी है जिसको हम पीआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं? पीआरआई और इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो उल्टा बोल दिया आपने, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, मेक्सिको का अपना एक लैंग्वेज है, उनका एक अपना तरीका है। तो पीआरआई का मतलब असल में होता है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसको भूल के भी आप पार्टी रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल मत कह देना। एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। हिंदी को आप हमेशा लेफ्ट से राइट लिखते हैं, मानते हैं ये बात? हिंदी हो, इंग्लिश हो, आप कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। वहीं उर्दू को कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। तो आप समझ गए होंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये कोई मिसप्रिंट नहीं हुआ है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूपीएससी इन्हीं से खेलता है। एक्स्ट्रा स्मार्ट लोगों से बाहर चाहिए। तो पीआरआई का फुल फॉर्म जस्ट उल्टा याद रखना और ये किससे जुड़ा हुआ है? मेक्सिको से। क्या मैं समझा पाया? और यहाँ से आपको ये भी समझना है कि मेक्सिको खुद एक कॉलोनी था और उसको आज़ादी कब मिली? 1930। यानी कि हमारा सीडीएम आ रहा है। सीडीएम समझते हैं आप लोग? गांधी जी क्या लेके आए हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन, ठीक है? तो ये 1930 में माइंड में ऐसे रखना है। गांधी जी यहाँ अपना सीडीएम लेके आए हैं और वहाँ मेक्सिको को क्या मिल रही है? आज़ादी। आज़ादी। तो ऐसे जब भी लिंक करोगे याद रहता है डेटा। अब आगे देखेंगे, मेक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 इयर्स टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? भारत ने 5 साल लिया है, मेक्सिको ने 6 साल ले लिया। अब आगे देखेंगे द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, ठीक है? यानी कि आज हम देखते हैं कि आज भी आज तक यानी कि 2025 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, तो 1930 से जब इनको आज़ादी मिली है और आज तक इनकी कंट्री कभी भी एक तानाशाही के अंतर्गत नहीं आई है। तो ये तो अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन यानी कि 2000 तक जितने भी इनके चुनाव हुए थे, ये किससे जीते जाते थे? पीआरआई से। किससे जीते जाते थे? यानी कि चाइना जैसा हाल था इनका। यानी कि एक ही पार्टी, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर कौन-सी पार्टी? पीआरआई। पीआरआई। अब यहाँ पर समस्या क्या है? पीआरआई जो करती थी, ये इलेक्शन में काफ़ी डर्टी ट्रिक्स करती थी। क्या करती थी? डर्टी ट्रिक्स। यानी कि बहुत-बहुत गंदी चालें चलती थी। ठीक है? अब वो गंदी चालें तो कुछ भी हो सकती हैं, राइट? लोगों को डरा देना, है ना? पोलिंग बूथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देना, वगैरह-वगैरह, ठीक है? ऑल दोज़ हू आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, इनको कहीं न कहीं कंपल्सरी किया था कि ये लोग जो पार्टी मीटिंग्स होती हैं पीआरआई की, वहाँ ये अटेंड ज़रूर करेंगे। है ना? जैसे कोई और पार्टीज़ हैं, वो चुनाव में खड़ी हो रही है, तो वहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकता। पर पीआरआई की अगर कोई जनसभा हो रही है, तो वहाँ पर सारे के सारे सरकारी कर्मचारी वहाँ पर इकट्ठा होंगे। क्योंकि आप ये जानते होंगे, देखो आप टीचिंग में भी देख लो, अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर मेरी क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? यार सर की क्लास अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 2 ही बच्चे पढ़ते हैं। और वहीं पर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि क्लास फुल हो रही है, लोग बाहर से चिल्ला रहे हैं, तो आपको क्या प्रतीत होगा? कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो भीड़ मैटर करती है नहीं करती बताइए? इसीलिए Yes, आपने sir. सुना होगा, राजनीति में एक बड़ा प्रचलित शब्द है जिसे कहते हैं जनसभा रैली, सुना है? हाँ जी सर। तो रैली से क्या होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, एक इनकी गंदी ट्रिक क्या है, ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अपने साथ लगा देते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो सरकारी टीचर्स हैं, उनको ये लोग फोर्स करते हैं कि वो बच्चों के पेरेंट्स से कहेंगे कि अगर आपने पीआरआई को वोट नहीं दिया, तो हम आपके बच्चों को फेल कर देंगे। तो होगा क्या? पेरेंट्स किसको वोट करेंगे बताइए? पीआरआई। एब्सोल्युटली। तो आप मुझे बताइए, जो ये गंदी ट्रिक्स आपको दिख रही है, क्या ये लोकतंत्र है? नो सर। चाहे No, यहाँ sir. आज तक तानाशाही नहीं हुई है, परंतु इसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर फ्री इलेक्शन हमें दिख रहे हैं, पर कौन सा इलेक्शन नहीं दिख रहा है? Fair. इसीलिए इलेक्शन में हम क्या कहते हैं? फ्री और फेयर। ठीक है? गॉट इट? अब भारत में देख लो, फेयर इलेक्शन कैसे होते हैं? आचार संहिता लग जाती है। क्या लग जाती है? कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता लग गई और आचार संहिता में आपको पता है, सरकारी कर्मचारी कभी भी किसी की रैली में नहीं जा सकता है। मानते हैं कल मैं सरकारी कर्मचारी बन गया, मेरे पिताजी एमएलए में खड़े हो रहे हैं। मैं तब भी अपने पिताजी के कन्विंसिंग में नहीं जा सकता अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। कल मानते हैं मैं एसडीएम बन गया, मुझे गाड़ी मिली है सरकारी, क्या मैं सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे पिताजी के कन्विंसिंग में बताइए? नो सर। तो यही याद रखना, तो भारत में फेयर है या नहीं है बताइए? यस सर। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर रखा है, मीडिया। मीडिया जो है आप जानते ही हैं कि मीडिया का काम होता है सच रखना। और मीडिया का सबसे बड़ा काम होता है कि वो क्रिटिसाइज़ करे ज़्यादातर सरकार की नीतियों को। अब क्रिटिसाइज़ का मेरा यहाँ पर मतलब है, आलोचना से मेरा मतलब है सकारात्मक आलोचना, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म कहते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे आतिशी को जानते हैं आप? दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। यस सर। उन्होंने अभी Yes, sir. सरकार पे दिल्ली सरकार पे एक आलोचना करी उन्होंने कि भैया ये ₹2,500 ये औरतों को देने वाले थे, कहाँ हैं? तो वहीं पर आप देख रहे होंगे मीडिया वालों ने आतिशी को ही खींच दिया। जब उनकी सरकार थी, है ना?
पंजाब में भी उन्होंने खींचा। तो कहने का ये मतलब है मीडिया का काम है, जो असल में पावर है, असल में जो पावर में है, उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना। पर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है मेक्सिको में कि मीडिया ज़्यादातर अपोज़िशन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और हमेशा क्रिटिसिज़्म तो उसका करना चाहिए ना जो पावर में है, जिसके पास सच में पावर है, तभी तो वो अच्छा काम करेगा, तभी तो वो अकाउंटेबल होगा, तभी तो वो डरेगा। येस और नो? समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर, जी और सर। कभी-कभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि पोलिंग बूथ जो हैं, उनको लास्ट मिनट में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और लास्ट मिनट में जब आप शिफ्ट करते हैं पोलिंग बूथ को, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो प्लानिंग उस हिसाब से बनाते हैं ना, जैसे आप घर से वोट देने जा रहे हो और आपको पता चल रहा है, वोट तो मेरे 10 कदम पे है, तो आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। पर अचानक बाद में पता चला कि वोटिंग बूथ तो डाल दिया 3 किलोमीटर दूर, क्या आप जाओगे? नहीं ना। तो मेक्सिको में ये लोग क्या करते थे, जहाँ पर इनको शक होता था कि हमारी पार्टी नहीं जीतेगी, वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, लास्ट मिनट में क्या कर देते थे, पोलिंग बूथ को हटा देते थे वहाँ से। और यहाँ पर देखो पीआरआई क्या करता है, बहुत ज़्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? कैम्पेन में। कैंपेनिंग। कैम्पेनिंग में दिक्कत क्या होती है कि आप ये तो मानो ना मानो, लोग पैसे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मानते हैं ना ये बात? इसीलिए यस आपने सर। देखा होगा जब भी आचार संहिता लगती है, भारत में सरकारी योजनाएँ या सरकारी नौकरी नहीं आ सकती। कोई भी सरकार ड्यूरिंग आचार संहिता कोई भी नीति नहीं ला सकते। येस और नो? क्या मैं समझा पाया सर बात? एक बार रिपीट करना लास्ट वाला? मैंने कहा जब आचार संहिता होती है तो सरकार अपने स्तर पर कोई भी नीति नहीं ला सकती, अपने स्तर पे। जी सर, ठीक है। वरना तो वो ये कह देगी आप हमें वोट दो, हम आपके घर के हर एक सदस्य को नौकरी देंगे, संविधा पे लगा देंगे। तो सोचो हर कोई वोट किसको करेगा? सरकार को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। ठीक है? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो हम कह रहे हैं कि शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एन एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है मेक्सिको में, कि लोग फिर क्या कर रहे हैं, किसी को चुन रहे हैं और जो चुन के आ रहा है, जो सरकार आ रही है, क्या वो सच में लोकतंत्र है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं। नो। ओवरऑल मेक्सिको का पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं है, यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं, ठीक है? तो यानी कि 1930 से इनके ये सिस्टम चल रहा है। अब सोचो हमने कहा ना जब संविधान हमारा बन रहा था तो बहुत सारे देशों को पढ़ा जा रहा था। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेक्सिको को भी ज़रूर पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि 1930 से मेक्सिको आज़ाद था। तो जब भारत ने इसको पढ़ा तो इसीलिए आपने देखा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको बहुत पावर दे रखी है, इसीलिए उसको सुपरवाइज़री भी दे रखी है। क्या दे रखी है, कौन-सी पावर? और ये बात शायद आपको पता होगी जब भी आचार संहिता लग जाती है, जिस भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर सरकार से ज़्यादा पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ जाती है। येस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है? तो देखिए भारत कितना खूबसूरत देश है, राइट? क्योंकि जब तक इसकी तुलना नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इन चाइना जैसे हमने चर्चा ही करी थी, हमेशा कौन-सी पार्टी आती है चाइना में? कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर हमने देखा कि चाइना के चुनाव में क्या होता है कि लोगों के पास कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं चूज़ करने के लिए, क्या करें? जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है और वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़ी हुई जो छोटी 8 पार्टीज़ हैं, उसी से होते हैं। तो जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। येस और नो? तो यहाँ यस पर सर। तो इसीलिए ये जो बात लिखी गई है वही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लोकतंत्र नहीं बोलेंगे, प्योर लोकतंत्र तो नहीं है। और यहाँ पर मेक्सिको में मैंने पूरी बात कर ली थी, तो यहाँ पर हमने देखा था नो फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस, ठीक है? चलो। अब यहाँ पर वही बात होगी कि इलेक्शन करना ही केवल लोकतंत्र नहीं होता है। वो इलेक्शन आपके फेयर होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो इलेक्शन असल में पूरे हैं। सिर्फ चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा। वो चुनाव में आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होने चाहिए। येस और नो? इसीलिए जब आप आर्टिकल अपने जब भी आप निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब आप पढ़ेंगे ना अच्छी तरह बेरेट से, तो वहाँ पर इलेक्शन में ज़रूर लिखा होगा फ्री एंड फेयर। इलेक्शन। अब देखो ये एनसीईआरटी पढ़ के हमें फ्री का भी महत्व पता चला और फेयर का भी। येस और नो? ठीक है? अब देखो आर्टिकल 3 टू 4 ये मैं सामने लाया हूँ, क्योंकि इसी की ज़िम्मेदारी है कि ये भारत में चुनाव क्या कराता है? फ्री एंड फेयर। फेयर। ठीक है? फेयर कैसे कराता है? आचार संहिता लगाकर, कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर। और फ्री कैसे कराता है? फ्री तो हमारे संविधान ने करा रखा है। एडल्ट सफरेज दे रखी है। येस और नो? क्लियर है? और आगे इसमें बता रखा है जब हम इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे, तो हम आगे डिटेल उसमें देखेंगे। अभी तो हम चैप्टर 1 में ही हैं। आइए अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। भारत में अगर समानता कहीं दिखती है, इक्वालिटी कहीं दिखती है, तो सच में कहाँ दिखती है? वोट में। क्योंकि चाहे आप किसी भी वर्ग के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आपका एक वोट का वैल्यू क्या है? 1। प्रेसिडेंट अगर वोट डालेंगे, मतदाता सूची में सबसे पहला नाम किसका आता है? प्रेज़ेंट। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तभी तो कहते हैं उन्हें हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया। तो इनके वोट की वैल्यू कितनी होगी? 1। और मेरे वोट की वैल्यू? 1। तो 1। मैंने कहा कहीं पर अगर समानता हमें रियलिटी में दिखती है, असल में दिखती है, वो है आपका वोटिंग लेवल पे। तो आइए ज़रा देखते हैं, वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमेशा जब भी लोग आज़ाद हो रहे थे, देश आज़ाद हो रहे थे, जैसे मैंने आपको मेक्सिको दिखाया, है ना? जैसे इवन सऊदी अरेबिया में तो अभी, अभी फिलहाल कुछ साल पहले ही वहाँ की महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार मिला। तो हमें जितने भी देश आज़ाद हुए, जहाँ पर लोकतंत्र आया, जहाँ पर चुनाव आया, वहाँ पर सबसे बड़ी जो माँग थी, वो क्या थी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रैंचाइज़िंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ी का मतलब ये होता है, इसमें एक ही कंडीशन होती है, वो होती है मैच्योरिटी, जिसको हम किससे तोलते हैं? भारत ने इसको 21 से फिर कहाँ डाला? 18। हाँ। संभावित है, पॉसिबिलिटी है कि ये 17 या 16 भी हो सकता है, ठीक है? संभावित है। क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा, उतनी जनसंख्या को ये पकड़ेगा और जितनी जनसंख्या को ये पकड़ेगा, उतना लोकतंत्र मजबूत होगा क्योंकि ये लोगों का तंत्र है। अभी भी भारत में कौन से लोग बाहर हैं? जो 18 से नीचे के हैं, येस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है? तो इसीलिए याद रखेंगे कि हमेशा जितने भी देश आज़ाद होने लगे या जिन्होंने
लोकतंत्र को अपनाया तो उनकी सबसे पहली डिमांड थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़िंग। और आज की स्थिति तो ये है कि ये जो सिद्धांत है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़िंग का, ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो चुका है। ज़्यादातर लोग इसे अपना ही रहे हैं। इवन भारत ने भी इसको अपनाया था। याद करिए जब चर्चा हो रही थी तो बीआर अम्बेडकर ने ही ये ज़िम्मेदारी ली थी, क्योंकि लोग तो कह रहे थे भारत के लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, अभी सबको मत दो, है ना? इवन नेहरू जी ने भी ये बोला था कि सबको मत दो। पर यहाँ पर हमें क्या दिखता है, बीआर अम्बेडकर साहब ने ही बोला और उनके साथ केएम मुंशी साहब, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे केएम मुंशी। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, भारत ने इतना शोषण सहा है और जब व्यक्ति शोषण सहता है, तो वो समझदार होता है। ये बात तो सत्य है, राइट? चलिए, अब यहाँ पर कहीं पर हमें बहुत सारे ऐसे एक वाक्य दिखेंगे, एक ऐसी स्थितियाँ दिखेंगी जहाँ पर इक्वल राइट ऑफ वोट हमें नहीं दिखेगा। कैसे? अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो सऊदी अरेबिया, निकालिए अभी मैंने कहा था ना सऊदी अरेबिया में तो अभी भी हुआ है। 2015 से पहले स्थिति क्या थी कि सऊदी अरेबिया के चुनावों में वहाँ की महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं था कि वो वोट दें। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम तो इनको ये वोटिंग अधिकार कब मिला? 2015. एब्सोल्यूटली। अब फिर कह रहा हूँ सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के जाओगे क्या आंसर दे पाओगे? नहीं ना? तो इसीलिए आपने ठीक है एनसीईआरटी भी पढ़नी है। चलिए अब स्थिति देखिए 2015 राइट? तब जाके हमारी महिलाओं को सऊदी अरेबिया का उनको वोटिंग देने का अधिकार मिला। गॉट इट? एस्टोनिया देखो रशिया से जुड़ा हुआ है एस्टोनिया, ये देखो मैं मैप भी लाया हूँ आपके लिए ना। एस्टोनिया दिख रहा होगा आपको, ठीक है? बाल्टिक सी के करीब है ये। और इन्होंने तो एक सिटीजनशिप रूल बनाया है, एक नागरिकता से संबंधित इन्होंने नियम बनाया है कि भैया ऐसा है कि जो लोग वहाँ माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं, रशियन अल्पसंख्यक है, क्योंकि रशिया से बॉर्डर शेयर करता है ये और रशिया के कुछ लोग यहाँ रहते हैं तो ऑब्वियसली वो अल्पसंख्यक होंगे, माइनॉरिटी में होंगे, तो उनको भी राइट टू वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। यानी कि एस्टोनिया भी कहीं न कहीं क्या करता है, नागरिकता के क्योंकि जो जिसके पास नागरिकता होगी वही तो राइट टू वोट करेगा, येस और नो? और ये लोग रशिया के जो माइनॉरिटी हैं, उनको बड़ी मुश्किल से वोटिंग का अधिकार देता है। क्या मैं समझा पाया ये बात? इसको ज़्यादा अच्छी तरह कैसे समझोगे जब आप तुलना करोगे। भारत में देखो एक सिंपल सी बात है, भारत में कहीं पर भी राइट टू वोट के बारे में कहीं पर भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। भारत में एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सिटीज़नशिप है, तो आपके पास राइट टू वोट अपने आप आ जाएगा। येस और नो? Yes, sir. क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात बोलूँ, सिटीज़नशिप के पास जिसके पास सिटीज़न होती है, उसके पास एक्सक्लूसिव कौन-कौन से राइट होते हैं? 15, 16, 92. और 19 में आपका राइट टू एक्सप्रेशन है और वोटिंग करना क्या होता है? एक राइट टू Vote. एक्सप्रेशन। Mission. इसीलिए ओपनली कहीं एक्सक्लूसिवली लिखा नहीं किया है। ये इंक्लूसिव है यानी कि अंडरस्टूड है। कैसे? आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि नागरिकों के लिए कहाँ हमारे वहाँ भी लिखा है कि राइट टू वोट कर सकता है, तो आप कहोगे ओपनली तो नहीं लिखा है, पर ऐसे कुछ लिखा है कि जो हमारे वहाँ सिटीज़न होंगे, उनके लिए कुछ राइट्स हमारे एक्सक्लूसिव हैं। उनमें से सबसे मेन कौन-सा है? 19 19. और 19 क्या है आपका? स्पीच एंड एक्सप्रेशन Express. और राइट टू वोट भी क्या आता है, किसके अंदर आता है? एक्सप्रेशन। तो हमारे वहाँ जिसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, वो अपने आप उसको राइट टू वोट मिल जाएगा। पर एस्टोनिया में क्या होता है, सिटीज़नशिप मिल भी गई है, मानते हैं आपको सिटीज़नशिप मिल गई है, पर आप माइनॉरिटी में हैं, क्या हैं? और माइनॉरिटी कौन-सी है आपके पास? रशियन की। आप रशियन माइनॉरिटी में आते हैं, सिटीज़नशिप दे दी गई है आपको, पर आप माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपको राइट टू वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नहीं मिलेगा। क्या मैं समझा पाया? समझ में आया गाइस? सर ये जो रशिया में माइनॉरिटी है उनको मतलब वोट का नहीं, इश्यू नहीं, होगा। नहीं, रशिया में तो रशियन माइनॉरिटी में कैसे होंगे खुद दिमाग लगाओ। रशियन जो कहाँ सेटल हो गए हैं, एस्टोनिया, तो ये एस्टोनिया। कंपैरेटिवली क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। हाँ, ऑल्दो इनको ठीक है। नागरिकता दे दी गई है, फिर भी इनको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो निर्भर करता है। अब समझ में आया? जी सर, समझ गया। हमारे वहाँ कल कोई टेक एन एग्जांपल पाकिस्तान से कोई लोग आ गए, 11 साल भारत में रह रहे हो, पाकिस्तान के हैं और लास्ट में उनको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिली, नहीं मिली? अब उनको अलग से बताना पड़ेगा कि तुम्हारा राइट टू वोट नहीं होगा। हमारे वहाँ तो एक ही चीज़ है, अगर आपको नागरिकता मिल गई तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या अधिकार है? राइट टू वोट। एब्सोल्युटली। अब आ जाओ फिजी, पहले फिजी समझ लो कहाँ पर है, देखो ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड यहाँ इस मैप के हिसाब से। ये है आपका फिजी, असल में ये आर्किपेलागो है, ये आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है फिजी, ठीक है? और यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जो हमारे नेटिव हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, फिजी के रहने वाले लोग जो हैं, उनके जो वोट की वैल्यू है, वो और लोगों के वोट की वैल्यू से ज़्यादा है। जैसे आपने डोमिसाइल सिस्टम पढ़ा होगा ना, है ना? जैसे इसको हम भारत के हिसाब से समझते हैं। जैसे मेरा जन्म भारत में हुआ है या मेरी जो क्लास सुन रहा है, सभी का जन्म भारत में हुआ है, तो हमारे वोट का वैल्यू हमारे एक वोट का वैल्यू क्या होगा? टेक एन एग्जांपल 5 और वैसे कोई बाहर का आदमी आया है जिसने भारत की नागरिकता ली है, बाहर का आदमी है, पर आज उसके पास भारत की नागरिकता है, तो उसका वोट का वैल्यू क्या होगा? हाफ। यानी कि यहाँ पर वन वोट, वन वैल्यू नहीं चलता है। यहाँ पर डिपेंड करता है जो लोग लोकल हैं, उनको ज़्यादा उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो बाहर के लोग बसे हुए हैं, उनकी वोट की वैल्यू कम होगी। क्या मैं समझा पाया? ये आपको कहाँ दिखता है? फिजी में। अच्छा, अब आपको जी। समझ में आ रहा है कि हमारे पास एनसीईआरटी से कितना डेटा मिल जाता है मेंस अच्छा लिखने के लिए? अगर आपको लोकतंत्र में लिखना है और भारत का लोकतंत्र को समझना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है तुलना करके, कंपैरिज़न करके ना, तभी तो आप भारत का जो लोकतंत्र है उसको ज़्यादा बेहतर दिखा पाओगे। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो डेमोक्रेसी है वो कुछ मूल सिद्धांतों पे यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, ठीक है? और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि एक फंडामेंटल शब्द है और एक प्रिंसिपल शब्द है। जब तक इसको अच्छी तरह नहीं समझेंगे, आगे नहीं समझ में आ जाएगा। तो लिखा क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों शब्द अपने-अपने लेवल में काम करते हैं। दोनों शब्दों का अपना महत्व है। प्रिंसिपल आप जानते हैं ये सिद्धांत, क्या मैं प्रिंसिपल को थ्योरी कह सकता हूँ? यस सर। है ना? कहीं न कहीं सिद्धांत आपके थ्योरी से ही निकल के आ जाते हैं और फंडामेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं हम? मूल। Mole. तो ये So, फंडामेंटल प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? कौन समझाएगा मुझे?
समझाना चाहता है? कोशिश करो, कोशिश करो। सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने कहा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? क्योंकि फंडामेंटल अपना एक शब्द है, प्रिंसिपल अपना एक शब्द है। जब ये दोनों को साथ रखा जाता है तो उसका क्या अर्थ निकल के आता है? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? पूनम जी, वर्षा जी? सर हुँ, सर बताइए, बताइए। फंडामेंटली कंसेप्ट हो सकता है हुँ, और प्रिंसिपल एक लॉ। ओके। चलो अब इसको ज़रा समझ लेते हैं, सभी लोग सुनेंगे मुझे ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो याद रखना फंडामेंटल जो होता है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, एफपी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं, वो अलग-अलग डायमेंशंस के अलग-अलग होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? अलग-अलग डायमेंशन से मेरा तात्पर्य है पॉलिटिकल का अलग होगा, ठीक है? इकोनॉमिकल का अलग होगा, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारे अलग-अलग स्तर पे, अलग-अलग आयाम पे, अलग-अलग डायमेंशंस पे अलग-अलग होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम बेटर? इसको हम ऐसे समझेंगे। पहले मैं इकोनॉमिकल लेवल में समझा दूँ। आप मुझे बताइए इकोनॉमिकल लेवल पे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि मैं तभी ट्रेड करूँगा, तभी व्यापार करूँगा, जब मुझे प्रॉफिट होगा, मुनाफ़ा होगा। क्या बिना मुनाफ़े के बिज़नेस हो सकता है? हो सकता है नो बताइए? सर। नो सर। इसीलिए अब दुनिया का कहीं पर भी कोई भी बिज़नेस होगा, कहीं पर भी कोई बिज़नेस हो रहा है, किसी भी देश में कुछ भी, क्या वो बिना प्रॉफिट के सर्वाइव कर सकता है? मतलब ही नहीं होता। भारत ने भी इस बात का ध्यान दिया है, इसीलिए आपने देखा होगा भारत में मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन रेट कितना तय किया जाता है? 2 से 6%। क्योंकि महँगाई दर हुआ ना, इन्फ्लेशन मतलब हुआ मुद्रास्फीति महँगाई, तो महँगाई तो ज़ीरो होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। हम तो कहते हैं भैया, है ना? एक गाना भी है, सैयां तो खुद कमात है, महँगाई डायन मारत जात है। सुना है ना गाना? मतलब है कि महँगाई को डायन का रूप दिया गया है गानों में। तो अगर महँगाई को डायन का रूप दिया गया है, तो महँगाई तो नेगेटिव होनी चाहिए। पर हमारा इन्फ्लेशन रेट हम कितना रखते हैं? मिनिमम टू मैक्सिमम कितना? 6%। यानी कि मिनिमम 2% महँगाई होनी चाहिए क्योंकि महँगाई होगी और ये 2% हर साल होनी चाहिए तभी तो मुनाफ़ा होगा। बिना मुनाफ़े के तो बिज़नेस चल ही नहीं सकता। तो प्रॉफिट इज़ अ फंडामेंटल, येस और नो? फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर इकोनॉमिकल लेवल, येस और नो? यस सर। सभी को समझ में आई ये बात? येस और नो? जी सर। वैसे ही पॉलिटिकल स्तर में अगर हम देखेंगे, तो पॉलिटिकल स्तर में भी हमारा कुछ फंडामेंटल जैसे राइट टू वोट होना अनिवार्य होना चाहिए, राइट टू वोट होना अनिवार्य होना चाहिए। और लोकतंत्र में तो समानता बहुत ज़रूरी है, यानी कि वन वोट क्या होना चाहिए? वन वैल्यू। वन वैल्यू, ठीक है? और ये भी होना चाहिए राइट टू वोट में सेक्स आधारित भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए भारत में क्या बैठा हुआ है आर्टिकल बताइए 15, 15। 16 पकड़ पाए मेरी बात आप लोग? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐसे सिद्धांत जहाँ पर कॉपीराइट नहीं लगाया जा सकता, जहाँ पर कॉपीराइट नहीं लगाया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऐसे सिद्धांत जो मूल होते हैं, जिसके बिना काम ही नहीं होगा। इसके बिना काम ही नहीं होगा। उसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर क्या है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। यानी कि हमारे वहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको दिखती है। सबसे पहले देखो भारत में देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी कहाँ-कहाँ दिखती है। सबसे पहले मुझे बताइए आर्टिकल 16 को आप देखते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब चुनाव भी तो हो गए हैं। चुनाव हमेशा सरकार के होते हैं। गैर सरकार के थोड़ी ना होते हैं। होते हैं क्या गैर सरकार के चुनाव? नो सर। है ना? तो आर्टिकल 16 में किसी भी तरह का भेदभाव है? नहीं ना? तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या निकल के आता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, यानी कि वन वेट अगर हम इस एंगल में से देखें, वन वोट की वैल्यू कितनी होगी सबकी? वन वैल्यू। और मैं इसको ऐसे भी लिख दूँगा, वन वोट की वैल्यू सबकी 10 है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं अगर ये लिख के आ जाऊँ लाइन कि वन वेट वोट की वैल्यू सबकी 10 है, सबकी 10 है, तो इवेंचुअली वो क्या हो गया? 1 1। सभी की 10 हो गई, सभी की 10 हो गई, सभी की 10 हो गई, तो ये काट करके क्या आएगा? मैं सभी की लिख दूँ कितनी है? 100 तो इवेंचुअली क्या आएगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि सर वो भी इक्वल मिल रही है ना सबको, अगर 10 भी होगी तो। एब्सोल्यूटली मैं बस खेल रहा हूँ मैं, खेल रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है यस। सबको? तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि अगर लोकतंत्र तभी कायम होगा, लोकतंत्र तभी जीवित होगा, जब उसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। और पॉलिटिकल इक्वालिटी किस लेवल में होनी चाहिए? फंडामेंटल प्रिंसिपल। यानी कि जो भी चीज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल बनती है, उसको आप हटा ही नहीं सकते। ये कह के भी नहीं हटा सकते कि इसमें तो हमारा कॉपीराइट है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब हो गया आपके शरीर के हिसाब से आपका दिल, आपका दिमाग। हाथ आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। हाथ काटा जा सकता है ना, परंतु दिल निकाल सकता हूँ मैं आपका? हैं? नो सर। बस ये चीज़ याद क्या मैं समझा पाया ये बात? थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल होती हैं चीज़ें और जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा मीन्स लिख पाओगे। क्या माइंड में जा रहा है? जी सर। तो यहाँ से हमने क्या यस सीखा? सर। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है, ये जो शब्द है राजनीतिक समानता, ये एक मूल सिद्धांत है। किसका? डेमोक्रेसी का। सर एलिमेंट बोल सकते हैं ना। एब्सोल्युटली। डेमोक्रेसी बिना इसके सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अब भारत में मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी है। आप मुझे बताइए क्या भारत में पॉलिटिकल इक्वालिटी है? यस सर। आर्टिकल 325, 326 स्पेसिफिकली बात करता है ना? यस सर। और आगे इसके बारे में चर्चा हम चैप्टर 3 में करेंगे, ठीक है? चलिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। रूल ऑफ लॉ, ये तो आपने पढ़ा ही है, ईवी-डाइसी का पढ़ा होगा रूल ऑफ लॉ, यस सर। ठीक है? तो कौन समझाएगा मुझे ईवी-डाइसी के दिए गए 3 सिद्धांत रूल ऑफ लॉ के? चलो मैं नाम लूँगा वो बताएगा, ठीक है? जिसका मैं नाम लूँगा नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं आता।
तो मैं नाम ले रहा हूँ किरण जी का। किरण जी आप बताइए रूल ऑफ लॉ। ईवी डाइसी का 3 सिद्धांत दिए थे इसमें। पहला क्या है बताइए? किरण जी हैं लाइन पे? यस सर। बताइए। सर याद नहीं आ रहा। अक्षिता जी आप बताइए। सर इन्होंने 3 रूल ऑफ लॉ दिए थे जिसमें से फर्स्ट था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और हुँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ था सेकंड हुँ। और जो थर्ड था वो मेरे ख्याल से शायद प्रोमिनेंस लीगल स्पिरिट था, वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। मतलब उसको समझाओ मतलब क्या क्या लिखूँ यहाँ पर थर्ड में? सेकंड सर। सर मेरे को थर्ड अच्छे से याद नहीं है। ओके, बाकी किसी को याद है? आप लोग बाकी एब्सेंस लोग ऑफ बताइए जो वर्षा जी आर्बिट्री हैं। पावर। हाँ जी, हाँ जी। सर एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। सर तीसरा ये होगा ना प्रोडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। हाँ, तीसरा बताइए एक बार वर्षा जी। सर तीसरा ये होगा ना प्रोडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब देखिए सब लोग एक बार देख लीजिएगा सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ और तीसरा क्या है? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट और भी है इसमें लाइन है, बस इतना ही हम याद रखते हैं। अब पहले 2 तो भारत में इंप्लीमेंट होता है, ये सुनो। पहला और दूसरा भारत में इंप्लीमेंट होता है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर है हमारे वहाँ, बिल्कुल है। हमारे वहाँ हाँ किसी जी। भी तरह से एब्सोल्यूट पावर को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जैसे आर्टिकल 50 भी आपको दिखता है, ये सुनो। हाँ जी सर। शेड्यूल 7 हाँ, काफ़ी चीज़ें एब्सोल्यूट शेड्यूल 7 बिल्कुल। सीजी को भी डाल दो, 148 को भी डाल दो। और 2 कहाँ दिखता है आपको आर्टिकल? 14 to 18। नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आपको आर्टिकल 14 में ही दिखेगा। हाँ जी आर्टिकल सर। 14 में 2 डॉक्ट्रिन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़। हाँ तो जी आर्टिकल 14 की एक डॉक्ट्रिन है ये, ठीक है? तो 2 तो अब तीसरा हमारे भारत में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये है क्या असल में? रूल ऑफ लॉ बहुत बार पूछा गया है, एवीडाइसी में और आपके मेंस में बहुत आता है, तो अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैंने कहा ना रटो मत चीज़ों को यार, समझो, समझोगे तो कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इसका मतलब आप लोग रट रहे हो चीज़ों को, राइट? इसमें कुछ तो ऐसा होगा कि भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एवीडाइसी का ये तीसरा सिद्धांत नहीं लिया गया है। यानी कि इसके अंदर जो सिस्टम होगा, इसके अंदर जो प्रोसीजर होगा, वो भारत के साथ मैच नहीं कर रहा होगा ना। तो हमें वो समझना पड़ेगा ना, तभी आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एवीडाइसी का तीसरा नियम भारत ने क्यों नहीं लिया? उसके पीछे क्या कारण है बताइए? अब पता चला हमने सिर्फ रटा हुआ है, तो हम कहाँ से बताएँगे? हम तो फेल हो गए। तो बताइए आप में से कौन बताएगा ये तीसरा वाला क्यों नहीं लिया? और कभी आप देखेंगे तीसरा वाला ना अलग-अलग बुक पढ़ेंगे तो इसमें अलग-अलग तरीके से बता रखा है। इसलिए तीसरे वाले में बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो कौन बताएगा मुझे जल्दी बताइए? तब तक मैं पानी पी लूँ एक बार। अक्षिता जी, यस सर। सुनिए बता रही हैं आप। सर मेरे को भी याद नहीं आ रहा थोड़ा-सा। थोड़ा-सा याद नहीं आ रहा? कोई ब्रशन नहीं, अप पूरा बताइए। जो ब्रशन अप करना पड़ेगा सर एक बार। अच्छा सुबह से ब्रश नहीं कर रखा आपने? बेशक। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ये पढ़ा होता, समझा होता तो बिलीव मी माय गर्ल आप कभी नहीं भूलती। समझ के हमारा मेमोरी में थोड़ा बहुत वो रहता है। मानते हो ये बात? और जो यस पुराने हैं सर। मेरे बालक-बालिकाएँ, आज तो बालक तो है नहीं, बालिकाएँ जो पुरानी हैं, वो आंसर क्यों नहीं दे रही हैं? वर्षा जी, हाँ जी सर। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? चलो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। देखो इसको समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे राइट्स को। और ज़रा इसको साइड में नोट्स बना लेना। पहले समझ लो फिर नोट्स बनाना। राइट्स को तो अधिकार होते हैं ये, राइट्स क्या होते हैं? पर राइट्स भी तो अलग-अलग हैं। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो किस लेवल पे चलते हैं? इंडिविजुअल। व्यक्ति विशेष, मानते हैं ना ये बात? और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं? पूरी सोसाइटी के सोसाइटी। लिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे एविडाइसी ने कहीं न कहीं सिस्टम दिया हुआ है, उसके अनुसार ये है कि प्राथमिकता किसको मिल रही है? प्राथमिकता किसको मिल रही है? व्यक्ति विशेष को। व्यक्ति विशेष को, ठीक है? परंतु भारत में ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि भारत में समस्या क्या है? भारत में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? भिन्नताएँ, डाइवर्सिटीज़। मानते हैं ये बात भारत में क्या सबसे ज़्यादा है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ में भी सबसे समस्या क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में भी डाइवर्सिटीज़ है बॉस, पर वहाँ पर डाइवर्सिटीज़ ट्राइबल एरियाज़ की हैं। ट्राइबल एरियाज़ की हैं और ट्राइबल लोग जो होते हैं वो रिलिजियस कम होते हैं। पर भारत में डाइवर्सिटीज़ किसकी है सबसे ज़्यादा? रिलीजन की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू में से भी कितने रिलीजन निकले हैं? जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, येस और नो? तो असल में जब रिलीजन से डाइवर्सिटीज़ आती है तो रिलीजन इज़ बेसिकली अविचार मैंने पहले भी बताया था, मानते हैं ये बात? और क्या आप मुझे एक बात बताइए, 2 नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक अपना नाम तरुण और एक नाम लिख रहा हूँ मैं रहीम। आप मुझे बताओ दोनों के अधिकार सेम होंगे? यस सर। आजकल कुछ वक्फ बोर्ड चल रहा है न्यूज़ में, कुछ चल रही है दंगे-वंगे? यस सर। तो उसमें आपको नहीं लग रहा देयर इज़ अ क्लैशेस ऑफ रिलिजन्स या इसको ऐसे भी कह सकता हूँ देयर इज़ अ क्लैशेस ऑफ विचार? यस सर। यस सर। तो भारत में हम लोगों के अधिकारों को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। भारत में हम सोसाइटी के अधिकारों को प्रायोरिटी देते हैं, कि भारत अखंड रहेगा। भारत क्या रहेगा? इंटीग्रल। अखंड रहेगा चाहे हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट्स को खत्म कर दें।
इसलिए आपने देखा होगा भारत में ज़्यादातर इमरजेंसी लग जाती है और इमरजेंसी में आप जानते हैं अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल के आधार पे लगी है, जैसे वॉर आ गया है या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमैटिकली गायब हो जाता है। मानते हैं ये बात? ऑटोमैटिकली आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? गायब। पर अगर इंटरनल इमरजेंसी है, जैसे आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, इंटरनल इमरजेंसी है, आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, तो उस केस में ये बताना पड़ता है एक्सक्लूसिवली कि आर्टिकल 19 छीना जा रहा है। तो आर्टिकल 19 बेसिकली कौन-सा राइट है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल का राइट है वो। अगर सोचो हमने एविडाइसी का ये तीसरा वाला सिद्धांत ले लिया होता, तो क्या हम इमरजेंसी को ला पाते? नो सर तो इसीलिए भारत की स्थिति क्योंकि भारत ने पहले ही डिसाइड किया था कि हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं और धर्म के नाम से ही भारत पहले ही बढ़ चुका है। अब दोबारा हमारे पास ताकत नहीं है, इसीलिए हम इमरजेंसी तो रखेंगे और अगर हमने इमरजेंसी रखी है, तो एविडाइसी का तीसरा सिद्धांत हम रख ही नहीं सकते। क्योंकि तीसरा सिद्धांत इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटी देता है और इमरजेंसी में क्या होते हैं, सबसे पहले हम कौन से राइट्स को सस्पेंड करते हैं? इंडिविजुअल राइट्स आप मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? लैंग्वेज को, वर्ड्स को छोड़ दो। अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप कभी वर्ड्स की सीमा से बाहर आ जाओगे। आप कोई भी वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आप में से मुझे बताओ किस-किस को समझ में नहीं आया? और इस चक्कर में क्या होता है जब इंडिविजुअल राइट्स ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इंडिविजुअल राइट्स को जब ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो हमेशा वहाँ पर पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है मोर देन दी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ज़्यादा किसके लिए सोचता है सोसाइटी और पार्लियामेंट में हमारे लोग गए होते हैं, तो पार्लियामेंट ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ रखती है? इंडिविजुअल तो भारत में तो पहले ही हमने कहा था सर्वोपरि है, संविधान तो फिर अगर हमें एविडेंस का तीसरा नियम अपनाना होता, तो हम कहते सर्वोपरि है, संसद। अब मुझे बताइए अब आई गेस अच्छा खासा माइंड में बैठ गया है। ये सुनो, अक्षिता जी यस बैठा, यस सर। किरण जी, यस सर वर्षा जी आपका नाम भूल गया मैं। वर्षा जी, हाँ जी सर चलिए। पूनम जी सभी लोग को बैठ गया ना? तो प्लीज़ ये याद रखना, ठीक है? तो रूल ऑफ लॉ मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है? अच्छी तरह। ज्योति जी समझ में आ रहा है? ज्योति जी हैं हाँ चलेंगी? सर। यस सर, एविडाइसी यस ने सर। दिया है, रूल ऑफ लॉ किसने दिया है? एविडाइसी ने, ठीक है? अब यहाँ पर देखो एविडेंस एक जिम्बाब्वे का मुद्दा उठा हुआ है, ठीक है? तो जिम्बाब्वे का मुद्दा हम कल देखेंगे। मैं नहीं चाहता क्लास लंबी हो, आप लोग बोर हो जाओ, ठीक है? 1 1 घंटे की क्लास इनफ है, ठीक है? बेसिक है। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा बताइए? हाँ या ना?